गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के वीडियो के अंदर ने अपनी योजना आयोग की बात की थी। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने सीरियसली पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जो भी अगर गलती हुई है आपने बताया। बिल्कुल गलती हुई। कल योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कई बार घबराहट में या जल्दीबाजी के अंदर कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है। वो अगर आप देखें तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अंतिम अध्यक्ष जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल, वो मनमोहन सिंह पे आएगा। अंतिम अध्यक्ष अगर बात की जाती है तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे। उपाध्यक्ष की बात की जाती है तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया है। आज चलते हैं अपन नए सब्जेक्ट की ओर, नए टॉपिक की ओर। तो देखिए, तानसेन महोत्सव। तानसेन महोत्सव 2018-19 के लिए संख्या के आधार पे ये 18वां है। तो क्वेश्चन ये है कि 18वां तानसेन महोत्सव किस स्थान पे आयोजित किया गया। 2018-19 का 18वां तानसेन महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और आप देखते हैं कि तानसेन की अगर बात की जाए तो आप जानते होंगे तानसेन अपने समय के मशहूर संगीत वादक, अकबर मुगल शासक के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी जो समाधि स्थल है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हजीरा नामक स्थान पे इनकी समाधि है। इस हजीरा से इनका तानसेन महोत्सव जो है इनकी समाधि स्थल से प्रारंभ होता है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो 2018-19 के लिए तानसेन महोत्सव में तानसेन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो सितार वादक मंजू मेहता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोबारा अपन रिपीट करते हैं कि तानसेन महोत्सव 2018-19 का कहां आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। संख्या के आधार पे यह है 18वां। ध्यान रखिए, इस तानसेन महोत्सव का जो कार्यकारी जो संस्था है जो उसका नियंत्रण रखती है वो है मध्य प्रदेश का पर्यटन सांस्कृतिक मंत्रालय। मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। संगीत के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो तानसेन का कोई सानी नहीं है। तानसेन अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि जब वो संगीत का संचालन करते थे तो बारिश हो जाती थी, दिए जल उठते थे। कई प्रकार की बातें इनके बारे में चर्चा में रही हैं। 2018-19 का प्रसिद्ध तानसेन सम्मान जो है वो मंजू मेहता को दिया गया है और मंजू मेहता सितार वादन के क्षेत्र में सिद्धस्त हैं। ये था पहला टॉपिक। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसमें आप देखेंगे कि उड़ीसा राज्य एक बार पुनः चर्चा में है। तो उड़ीसा राज्य क्यों चर्चा में है, चर्चा का विषय क्या है। तो देखिए, उड़ीसा आप जानते हैं राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो उड़ीसा क्षेत्र में चर्चा का विषय क्या था। देखिए, उड़ीसा विषय में चर्चा जो है उड़ीसा के संबंध में वो ये है कि यहां पे महिला वर्ग का स्वयं सहायता समूह चर्चा में है। और उड़ीसा सरकार के द्वारा वे कौन सी घोषणाएं की गई हैं जिसके कारण आपको उड़ीसा को याद रखना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनके द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के ऋण की अवधि या ऋण का जो एक टारगेट है, मुफ्त ऋण 3 लाख रुपए तक का इन समूह को मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कारण आप जानते हैं कि हैदराबाद में जो उद्यमिता सम्मेलन हुआ था, इवांका ट्रंप आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उसमें एक स्लोगन था, महिला प्रथम सभी का विकास। महिला, आप अपने घर में देखिए, समाज के अन्य वर्गों में अगर आप देखेंगे, महिला किसी के लिए भी, किसी भी बालक के लिए या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए एक पहली पाठशाला के तौर पे होती है। महिला अगर सक्षम है वो घर सक्षम होगा, महिला अगर सक्षम है समाज सक्षम होगा, महिला अगर सक्षम है तो राष्ट्र सक्षम होगा। तो महिलाओं को हम अधिक से अधिक क्षेत्रों के अंदर उन्हें रोजगार के लिए,
शिक्षा के लिए अगर उन्हें हम सुअवसर उपलब्ध करवाते हैं तो हम हमारे समाज को एक अलग दिशा में एक विकसित आधार प्रदान कर सकते हैं। तो जो महिला स्वयं सहायता समूह है, तो ये बताइए या ये समझिए कि महिला स्वयं सहायता समूह क्या होता है। देखिए, भारत में महिलाएं जो हैं अधिकांशतः अपना जो समय है घरेलू कामकाज में बिताती हैं। बहुत कम महिलाएं हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, कोई रोजगार के अंदर है, कोई बिजनेस करती हैं, बहुत ही कम। अगर भारत में देखा जाए तो रेशो लगभग 4% के आसपास है महिला वर्ग का। इसमें महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत को एकत्रित करके एक समूह निर्धारित करती हैं महिलाओं का, और उस समूह के द्वारा कोई ना कोई रोजगार या कोई ना कोई उद्यम शुरू किया जाता है। तो महिलाओं के द्वारा अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके एक समूह में, एक ग्रुप के अंदर जो उद्यम प्रारंभ किया जाता है उसे महिला स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। उड़ीसा सरकार के द्वारा इन्हें 3 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, महिला स्वयं सहायता समूह को उद्यमिता क्षेत्र में या उनके उद्यम के लिए कितने लाख रुपए का ऋण मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा? 3 लाख रुपए तक का ऋण मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। किस राज्य के द्वारा योजना प्रारंभ की गई है? उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अगर आप जानते हैं नवीन पटनायक हैं। इसकी राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर। तीसरा टॉपिक, अभी आपको पता है कि कुंभ का मेला चल रहा है, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आप जानते हैं इलाहाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। कानपुर जो है इसका जो एक भाग कानपुर NCR वो भी इसी के अंतर्गत है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो अभी प्रयाग कुंभ जो चल रहा है, जो 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है प्रयाग सम्मेलन, प्रयाग कुंभ, इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके द्वारा? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा। इसके क्या आधार हैं, इसके क्या मायने हैं? तो इस रेलवे मुख्यालय के द्वारा, जहां इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, इसके द्वारा जो है एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। ये मोबाइल कुंभ के मेले में जो भी यात्री, जो आगंतुक, जो अतिथि आ रहे हैं, वो रेलवे का टाइम शेड्यूल देख सकें, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है, उसके द्वारा एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। उस मोबाइल ऐप का जो नाम है वो है रेल कुंभ सेवा। तो देखिए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मुख्यालय इलाहाबाद, कानपुर NCR इसी का भाग है। इसके द्वारा एक मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है। इस मोबाइल ऐप का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि रेल कुंभ सेवा उपलब्ध कराना। जो 12 वर्षों में जो कुंभ आता है, 12 वर्षों में जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है या किया जाता है इलाहाबाद प्रयाग में, उसके लिए यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए इन्होंने एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप का जो नाम है वो है रेल कुंभ सेवा। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। अभी हाल ही में एक फीवर जो है, एक महामारी जो है, एक बीमारी जो है चर्चा में है। इस बीमारी को कहा जाता है क्यासानुर फॉरेस्ट डिजीज। क्यासानुर फॉरेस्ट डिजीज, आप जानते हैं कि अभी ये कर्नाटक में चर्चा में थी। इसी को कहा जाता है मंकी फीवर। और आप जानते हैं कि ये जो मंकी फीवर है, अगर कोई बंदर मर जाता है, उसके मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस बंदर के संपर्क में आता है, तो ये जो क्यासानुर फॉरेस्ट डिजीज है, जिसका दूसरा नाम मंकी फीवर है, ये मनुष्य के अंदर संचारित होती है, प्रसारित होती है। अभी हाल ही में ये चर्चा में आई थी। कर्नाटक में इसके कुछ लक्षण देखे गए थे कुछ व्यक्तियों के अंदर, वहां के नागरिकों के अंदर, तो ये वापस चर्चा में आई। अब ये मंकी फीवर कौन कौन से फीवर के समकक्ष है? तो ध्यान रखना, एक रशियन बर्ड फीवर है, उससे मिलता जुलता है। दूसरा जो येलो फीवर है तथा दूसरा डेंगू फीवर है, इसके समान भी ये अपने लक्षण दर्शाता है। तो ध्यान रखिए, हाल ही में एक बीमारी, जैसे आपने निपा वायरस देखा था,
वैसा ही एक ये बीमारी है, एक डिजीज है, निपा वायरस चमगादड़ से फैलता है, जबकि क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज जो है ये मंकी बंदर से फैलता है। बंदर मर जाता है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो ये बीमारी मनुष्य में फैलती है। और अभी हाल ही में इसके जो लक्षण हैं वो कर्नाटक राज्य में देखे गए हैं। इसे येलो फीवर, डेंगू फीवर, रशियन जो एवियन फीवर है वो भी इसके समान अपने लक्षण दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो अभी आपको पता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति अपन मना के गए हैं। मकर संक्रांति क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस मकर संक्रांति से संबंधित अगर आप देखेंगे तो गुजरात में भी चर्चा के अंदर है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। ये अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट पे आयोजित किया जा रहा है अहमदाबाद में। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पतंग महोत्सव काइट फेस्टिवल गुजरात अहमदाबाद में साबरमती रिवर फेस्टिवल पे रिवर जो फ्रंट है वहां पे आयोजित किया जा रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की अगर अपन बात करें तो भारत के अलावा ये चीन, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जकार्ता, यूके, कई अन्य देश हैं जहां पर यह अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस पतंग महोत्सव की मुख्य बात क्या क्या है वो देखिए। यह पतंग महोत्सव संख्या के आधार पे 30वां था। अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ ये 30वां है। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? इसमें 45 देशों ने भाग लिया है। और इसका जो प्रारंभ है वो लगभग 1989 में माना जाता है। गुजरात सरकार के द्वारा 1989 में से प्रारंभ किया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर का भारतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा पतंग महोत्सव है। दूसरा, एक और ध्यान रखिए, एक ऊंट महोत्सव भी आयोजित किया जाता है जो जनवरी में ही होता है। और राजस्थान में जो यहाँ के पर्यटन सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो प्रारंभ किया जाता है वह पहला जो मेला है वह भी ऊंट महोत्सव ही है। दूसरी अगर बात की जाए कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव इस बार कहां आयोजित किया गया तो आपको शायद पता होगा। यूनिटी ऑफ जो स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू में से या प्रतिमा में से एक है, उसको भी अखबारों के अंदर काफी पतंग महोत्सव के दौरान दर्शाया गया था। तो साबरमती रिवर फ्रंट है वहां पे आयोजित किया गया है अहमदाबाद में। संख्या के आधार पे 30वां था और 45 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। ये थी अब तक की चर्चा। नेक्स्ट और देखते हैं अपन इसमें कुछ और। तो देखिए, पतंग महोत्सव के बाद अब चलते हैं पुस्तकों की ओर। तो अभी हाल ही में एक विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। यह विश्व पुस्तक मेला जो है संख्या के आधार पे 27वां है। और यह कहां आयोजित किया गया? तो विश्व पुस्तक मेला संख्या के आधार पे 27वां नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। तो इसकी थीम क्या थी? तो इस पुस्तक मेले की जो थीम है, ये थीम है पढ़ने वालों के लिए पुस्तक की महत्वता। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। संख्या के आधार पे 27वां है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी पढ़ने वालों के लिए पुस्तक की महत्वता। आप जानते हैं कि अपने किसी भी ज्ञान को अगर आप प्राप्त करते हैं तो उसका माध्यम पुस्तक होता है। पुस्तकें जो हैं, पुस्तकें हमारे जीवन का आधार तय करती हैं कि हम किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं। देखिए, पुस्तक पढ़ना और उसे अपने जीवन में धारण करना अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोगों को अपने लाइफ में क्लाइमेक्स ज्यादा चाहिए, एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर वस्तु के अंदर या हर चीज के अंदर, हर तथ्य में आपको मनोरंजन ही मिले। तो आप जीवन में सफल हो जाएं उसके बावजूद भी अगर आप अपनी पुस्तकों को अपने सहयोगी, अपने साथी के तौर पे देखते हैं तो आपको जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो ये पुस्तक मेला पुस्तकों के प्रति वैश्विक समुदाय में
एक जिज्ञासा बनाए रखने के लिए आयोजित किया जाता है। पुस्तकों की महत्वता बताई जाती है कि पुस्तकों की महत्वता क्या है। अपन पुस्तकों को जनरली रद्दी में बेच देते हैं काम नहीं आने के बाद में। आप उन पुस्तकों को किसी जरूरतमंद को दीजिए ताकि आप अपने ज्ञान को, जो ज्ञान आपने लिया उस ज्ञान को आप आगे किसी जरूरतमंद को, जो सक्षम नहीं है लेकिन ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, आप उसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये जो विश्व पुस्तक मेला है जो 27वां था, उनमें ऐसी ही बातों की चर्चा की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, अभी हाल ही में आप देखेंगे एक भारतीय महिला को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। उसका नाम है गीता गोपीनाथ। ये गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसमें मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं IMF क्या है। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। इस ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों अस्तित्व में आई। वैश्विक स्तर पे इनके द्वारा सहयोगी राष्ट्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। ये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है ताकि वो अपने आधारभूत ढांचे का विकास कर सके। इसमें 189 सदस्य हैं। अंतिम जो सदस्य है वो कोसावा, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। इसकी CEO है क्रिस्टियाना लेगार्ड। ध्यान रखिएगा, IMF मुख्यालय वॉशिंगटन DC, ब्रेटन वुड सम्मेलन की दो जुड़वा बहनों के तौर पे जाना जाता है IMF को और वर्ल्ड बैंक को। सदस्य संख्या है 189, अंतिम सदस्य था कोसावा। अभी हाल ही में भारत की ओर से गीता गोपीनाथ को इसका मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पे इसमें शामिल किया गया है। खास बात यह है कि भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है, भारत की ओर से प्रथम महिला। फिर बात करते हैं कि IMF में सदस्य संख्या कितनी है। तो सदस्य संख्या है इसकी 189। इसकी CEO कौन है। CEO है क्रिस्टियाने लेगार्ड। अब इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये अगर ऋण उपलब्ध करवाती है अपने सदस्य राष्ट्रों को उसके आधारभूत ढांचे के लिए दीर्घकालीन ऋण, तो ऋण का आधार क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, किस मुद्रा के अंदर वो उसको देगा। तो ध्यान रखिए, मुद्रा है इसकी SDR, स्पेशल ड्रॉइंग रिपोर्ट। ये जो SDR है, स्पेशल ड्रॉइंग आर्ट जो है, स्पेशल ड्रॉइंग रिपोर्ट जो है, ये इसकी मुद्रा है। इसे मुख्यतः जो है डॉलर, यूरो, येन तथा पाउंड, डॉलर, यूरो, येन तथा पाउंड में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। ये SDR है, स्पेशल ड्राइंग रिपोर्ट, मुद्रा। इसका आधार IMF का, ये IMF की मुद्रा मानी जाती है। इसे श्वेत पत्र मुद्रा भी कहा जाता है। ये डॉलर, यूरो, पाउंड और येन के अंदर अपना जो है उनसे संबंधित उसकी जो वैल्यू है उसके समान अपनी वैल्यू को आंकता है। तो ध्यान रखिए, गीता गोपीनाथ भारत की ओर से प्रथम IMF के अंदर मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पे नियुक्त की गई हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं एक और टॉपिक पे। अभी हाल ही में एक राज्य के द्वारा उसके क्षेत्र में वहां के प्रत्येक परिवार को रोजगार देने के लिए, ग्रुप C और D के अंदर रोजगार देने के लिए वन फैमिली तथा वन जॉब, वन फैमिली वन जॉब जो प्लान है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। वन फैमिली वन जॉब, ये जो योजना है, ये योजना प्रत्येक उस परिवार को, उस क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को एक रोजगार उपलब्ध करवाएगा। किस में? ग्रुप C और D में। ये शुरू कहां की गई है, ध्यान रखना, ये सिक्किम राज्य की महत्वपूर्ण एक योजना है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग की अगर बात की जाए तो सबसे लंबा मुख्यमंत्री के तौर पे किसी राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल को पूर्ण करने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा सिक्किम क्षेत्र के अंदर वन फैमिली वन जॉब उपलब्ध करवाया जाएगा। सिक्किम पहला राज्य है जिसके प्रत्येक परिवार के पास
किसी एक व्यक्ति के पास, प्रत्येक परिवार में किसी एक व्यक्ति के पास सरकारी जॉब है, ग्रुप सी और डी के अंदर यह रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अब बात करते हैं कि अभी चर्चा में 124वां संविधान संशोधन बिल था। 124वां संविधान संशोधन बिल अभी किससे संबंधित है, ये आप भी जानते हैं कि जनरल में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। ये अमेंडमेंट के तौर पे अगर देखा जाएगा, एक्ट के तौर पे देखा जाएगा तो ये 103वां संविधान संशोधन होगा। बिल के आधार पे देखा जाए तो ये 124वां है। तो वह कौन सा पहला राज्य है जिसने जनरल को आर्थिक आधार पे पिछड़े हुए जो सामान्य वर्ग हैं उसे आरक्षण प्रदान कर दिया है? ध्यान रखना, पहला राज्य है गुजरात, सीएम है विजय रूपाणी। अब इसमें ये जो अमेंडमेंट हुआ है 103वां, तो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अंदर ये संशोधन करेंगे। अगर बिल की बात की जाती है तो 124वां, एक्ट की बात की जाती है 103वां। संबंधित है 10% आरक्षण से। 10% आरक्षण किस में? सामान्य कैटेगरी में। सामान्य कैटेगरी में कौन सा वर्ग? जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए 10% लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सॉरी, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। पहला राज्य है गुजरात जिसने यह सुविधा शुरू कर दी है। तो आज अपन ये टॉपिक देखें और आप लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट करें हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। कैमरे के सामने आते हुए बहुत झिझक होती है, क्लास के अंदर एक अलग बात होती है, कुछ चीजें माइंड से स्लिप हो जाती हैं, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा कराने के चक्कर में बहुत कुछ छूट भी जाता है। कोशिश करते हैं कि हम आपको फिर भी ज्यादा से ज्यादा दें। हमारे खुद के कहीं ना कहीं एडिशनल कुछ चीजें सर्च करके उनके कुछ नोट्स बना के हम लोग एनी टाइम साथ में रखते हैं, ताकि कहीं भी अगर ऐसा लगे कि हाँ ये चीज काम की है, हम आपको दे सकें। यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से हम आप तक पहुंचें, आप हम तक पहुंचें। तो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज आप वीडियो को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को नहीं पसंद आता, हाँ झिझक होती है, अटक जाते हैं, हकला जाते हैं कई बार, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे चल रहे हैं, गिरेंगे उठेंगे, हो सकता है एक दिन हम भी दौड़ेंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।